हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार टीचर के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो कथक नृत्य जो है वह उत्तर भारत से संबंधित है। तो कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये उत्तर भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। दूसरा, यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। तो ये है कथक का विस्तारित रूप था। दूसरा क्वेश्चन है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। दूसरा है, पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। तीसरा है, इस समय पुरानी किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो पहला ऑप्शन सही है, इस समय पत्थर के औजार माइक्रोलिथ कहा जाता था। लगभग 12,000 से लेकर 1,000 वर्ष पहले तक के काल को मेसोलिथिक कहा जाता है। इस अवधि में क्या होता था कि मतलब पत्थर के औजार समान रूप से पाए जाते थे, जो कि छोटे छोटे होते थे। यही छोटे छोटे आकार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ संभवतः आरी और हंसिया जैसे उपकरण बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर लगाए गए सूक्ष्म पत्थर थे। इस समय तक पुराने किस्म के औजार में उपयोग आते थे। तीसरा क्वेश्चन है, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोहली शैली जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बसोहली शैली क्या है? 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं प्रभावशैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, रस मंजरी की रचना किसने की थी? रस मंजरी की रचना जो है कि भानुदत्त ने किया था। रस मंजरी की रचना किया था भानुदत्त। हिमाचल में लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रस मंजरी। यह क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। पांचवा क्वेश्चन है, बृहद्रम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी रचना बंगाल में की गई थी। ये सही है, इसकी रचना बंगाल में की गई थी। दूसरा है, इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति थी। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रकार से सही है। इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। बृहद्रम पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसने स्थानीय बंगाली संस्कृति के तहत वहाँ के ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी। छठा क्वेश्चन है, मिलान करें। फर्रुखसियर मुगल बादशाह और उसके स्थापित जो मतलब गद्दी पर बैठा था उसके वर्ष दिए गए हैं। तो फर्रुखसियर का काल था 1713 से 1719। तो एक का 2 हो जाएगा। और दूसरा है आलमगीर द्वितीय का काल था 1754 से 1759। 1754-1759। तो पहला का 2 और दूसरा का 3। तो तीसरा है शाह आलम द्वितीय का काल था 1759 से 1806। और चौथा है अहमद शाह का काल है 1748-1754। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? इसको सूबेदारी मिली थी मालवा की सूबेदारी मिली थी। इस प्रकार आंसर बी हो जाएगा। मुगल काल में राजा जयसिंह जो मतलब प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया था। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। 1722 में सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन, औजार पालिश किए जाते थे, ये सही है। दूसरा है, इस अवधि में ओखल और मसूल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। मतलब इस प्रकार दोनों आंसर सही है। लगभग 9500 ईसा पूर्व के समय से नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। इसी समय कई स्थलों से पत्थर के औजारें मिले हैं। इनमें से कई औजार पहले के पुरापाषाण कालीन औजारों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण कालीन कहा जाता है। नम्मा क्वेश्चन है, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्थों तथा मिसलों की सेना को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा दल खालसा। इसका आंसर क्या होगा? दल खालसा। 18वीं सदी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 10, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। 18वीं सदी में दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरु के प्रस्ताव, गुरुमत्ता का अर्थ क्या होता है? गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था।